को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बर्तानिया यानी यूके की काउंटी सफॉक के साहिल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर समंदर में एक टावर बना हुआ है। इसका नाम रफ्स टावर है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये टावर दरअसल एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम सीलैंड है और यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं। इनका अपना कौमी तराना यानी नेशनल एंथम है, अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन भी है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, यानी आप इस मुल्क को खरीद भी सकते हैं। कितने में, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये एक मुल्क है भी और नहीं भी। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क की अजीबोगरीब कहानी सुनकर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 से। बर्तानिया ने अपनी काउंटी सफॉक से 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर तामीर किया और यहाँ अपनी फौज को तैनात कर दिया ताकि जर्मनी यहाँ से बर्तानिया पर हमला न कर सके। इस टावर का नाम रफ्स टावर रखा गया और फिर जंग खत्म हो गई और 1956 में इस टावर से बर्तानवी फौज को वापस बुलवा लिया गया, यानी ये टावर खाली हो गया। इसके 11 साल बाद 1967 में एक रिटायर्ड बर्तानवी फौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी जॉन बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। बर्तानिया की हुकूमत को यह बात पसंद नहीं आई और इन्होंने कुछ ही दिनों के बाद एक बर्तानवी बहरी जहाज को इनके पास भेजा और इनको ये टावर खाली करने को कहा। मेजर रॉय बेट्स ने साफ इनकार कर दिया और फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। 2 सितंबर 1967 को मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी ने इस टावर को एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स रख लिया और इसकी बीवी ने प्रिंसेस जॉन बेट्स, यानी ये खुद ही शाही खानदान बन गए जो अब इस टावर यानी अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। अपने मुल्क का नाम इन्होंने सीलैंड रख लिया और इसका झंडा भी इन्होंने बनाकर टावर के ऊपर लगा दिया। दोस्तों, इसने ये कदम इंतहाई सोच समझ कर उठाया था, क्योंकि नॉर्थ सी का ये इलाका जहां ये टावर मौजूद है किसी मुल्क की मलकियत नहीं था। ये समुद्री हिस्सा इंटरनेशनल सी कहलाया जाता था, जहां किसी मुल्क की हुकूमत नहीं थी। और यूं इसने इस बात का फायदा उठाकर इस टावर को एक अलहदा मुल्क बना लिया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मिलकर इस मुल्क में रहने लगा। इसके कुछ अर्से के बाद मेजर रॉय बेट्स यानी कि प्रिंस रॉय बेट्स अपने बेटे माइकल के साथ बर्तानिया वापस गया, जहां इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अदालत में केस चला, लेकिन क्योंकि समंदर का वो हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्तानिया की मलकियत नहीं था, तो इनको छोड़ दिया गया। दोनों बाप बेटे वापस अपने मुल्क सीलैंड आ गए। इन्होंने अपने मुल्क का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। इसका नेशनल एंथम भी बना लिया और अब ये 4 लोग सीलैंड में रहने लग गए और हुकूमत करने लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह सीलैंड एक मुल्क बन गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दोस्तों, 1933 की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक मुल्क बनने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज परमानेंट आबादी, और सीलैंड में 4 लोग तो रह ही रहे थे। दूसरी चीज एक जगह का होना जरूरी है जिसको मुल्क कहा जा सके, और सीलैंड के पास रफ्स टावर मौजूद था। तीसरी चीज एक हुकूमत का होना लाजमी है, और सीलैंड में एक हुकूमत भी बन चुकी थी। लेकिन मसला चौथी चीज का था, और वो ये थी कि एक मुल्क का दूसरे ममालिक से ताल्लुकात होना जरूरी है, और सीलैंड का किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये चौथी चीज भी जल्द पूरी हो गई। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और सीलैंड पर बेट्स फैमिली के अलावा 10-12 लोग और भी रहने लग गए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन अलेक्जेंडर आकनबाख भी था। बेट्स फैमिली ने इस आदमी को सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इस प्राइम मिनिस्टर ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क सीलैंड पर हमला कर दिया। ये यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी उस वक्त बर्तानिया गए हुए थे और अलेक्जेंडर आकनबाख ने इनके बेटे माइकल को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन माइकल बेट्स ने जवाबन इसी पर हमला कर दिया और यूं अलेक्जेंडर आकनबाख और इसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया। इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इनको जेल भिजवा दिया गया। दोस्तों, आप सोचें कि यह सब एक ऐसे मुल्क में हो रहा था जहां उस वक्त सिर्फ 14 या 15 लोग रह रहे थे। अलेक्जेंडर आकनबाख सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक जर्मन शहरी भी था, और जर्मनी को जब इस बात का पता चला तो जर्मनी ने बेट्स फैमिली से इसको छोड़ने का कहा, लेकिन बेट्स फैमिली ने साफ इनकार कर दिया और फिर जर्मनी को मजबूरन अपने एक सफीर को मुज़ाकरात के लिए सीलैंड भेजना पड़ा। और दोस्तों, यूं सीलैंड के मुल्क होने की चौथी शर्त भी पूरी हो गई, जिसमें इनके जर्मनी के साथ ताल्लुकात हो गए। लेकिन सीलैंड के बादशाह मेजर रॉय बेट्स ने एक शर्त पर अलेक्जेंडर आकनबाख को छोड़ने का फैसला किया, और वो शर्त यह थी कि जर्मनी सीलैंड को एक आजाद मुल्क मान ले। अलेक्जेंडर आकनबाख एक इंतहाई अमीर ताजिर था और इसीलिए जर्मनी ने सीलैंड की यह शर्त भी मान ली। जर्मनी वो पहला मुल्क बन गया जिसने सीलैंड को एक आजाद मुल्क मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो सीलैंड एक आजाद मुल्क बन ही गया होगा, लेकिन नहीं, जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क ने सीलैंड को एक मुल्क तस्वुर नहीं किया, हालांकि सीलैंड सारी शराइत पूरी कर चुका था। यहां तक कि 1987 में बर्तानिया ने अपने बॉर्डर को सीलैंड तक फैला दिया और यूं सीलैंड बर्तानिया के अंदर आ गया। लेकिन बेट्स फैमिली ने इस बात को नहीं माना और ये सीलैंड को एक आजाद मुल्क तस्वुर करके वहां हुकूमत करते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क का अपना झंडा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अपना पासपोर्ट भी है। दोस्तों, मेजर रॉय बेट्स, जो खुद को प्रिंस रॉय बेट्स कहलाता था, 2012 में मर गया और इसके बाद इसका बेटा प्रिंस माइकल बेट्स सीलैंड का बादशाह बन गया और अब ये सीलैंड पर हुकूमत करता है। इस मुल्क में 27 लोग रहते हैं जो ज्यादातर बेट्स फैमिली के ही लोग हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर बर्तानिया में रहते हैं क्योंकि सीलैंड में स्कूल और हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ फोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और यहाँ एक गिफ्ट शॉप भी है। ये लोग अपनी टी-शर्ट्स, मग्स और स्टैम्प्स वगैरह ऑनलाइन भी बेचते हैं। इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम भी है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सीलैंड को आप खरीद भी सकते हैं। ये बात सही है,